बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आमिर इसाक फ्रॉम स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी जो बायोलॉजी के अंडर यूनिट नंबर 7 है, एंजाइम्स। तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड कंप्लीट डिस्कशन। अब ये जो एंजाइम का टॉपिक है, ये पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के यूनिट के साथ ही मिलाकर पूछा जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये आप लोगों का सेपरेट यूनिट होने की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सो दैट्स वाई आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा, एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। सो हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड बाय द एंजाइम्स फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टू अकर इज कॉल्ड। जो बेसिक मैकेनिज्म है बेसिकली एंजाइम्स का, कि ये किसको इनमें से कम करते हैं और जो रिएक्शन रेट होता है वो फास्ट हो जाता है, यानी स्पीड अप करते हैं ये रिएक्शन रेट को। सो वो बाय रिड्यूसिंग अल्फा एक्टिवेशन एनर्जी, या बीटा हीट एनर्जी, चार्ली लाइट एनर्जी, या डेल्टा एक्टिव एनर्जी। अब इसमें से जो आंसर है जी बीटा चार्ली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को रिड्यूस करने से बजाय रिएक्शन रेट फास्ट होने के स्लो डाउन हो जाएगा, तो जबकि एंजाइम का काम है स्पीड अप करना। तो अगर हम लोग बात करेंगे जी तो इसका आंसर है अल्फा एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो डेल्टा पे लिखा हुआ है एक्टिव एनर्जी, ये इससे मिलता जुलता सा था, लेकिन डेफिनेटली ये आप लोग इसमें विदाउट एनी कंफ्यूजन आंसर देंगे अल्फा। ये अब ग्राफ में थोड़ा सा मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जरा थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूं, क्योंकि आपकी बुक ने स्पेशली जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें तो बिल्कुल भी ये किसी किस्म का कोई ग्राफ नहीं बना हुआ, स्पेशली रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, सो वेयर दे लो द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, पहली बात तो ये किस एनर्जी को बोलते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड बाय द सबस्ट्रेट टू चेंज इनटू अ प्रोडक्ट, यानी वो एनर्जी जो कि आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, ये रेड कलर की लाइन जो है, या आप लोग यूं कह लें कि विदाउट एंजाइम जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को देख रहे हैं तो ये काफी ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स, इन सबस्ट्रेट को ये एनर्जी अचीव करने में या ऑब्टेन करने में काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रेट स्लो होता है जब एंजाइम्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम एंजाइम्स को ऐड करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कम हो जाती है, जिससे ये रिएक्शन जो है जल्दी पॉसिबल हो जाता है और सबस्ट्रेट जल्दी प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये क्या किया एंजाइम ने जिससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई? यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज में रख लें कि दे रिमूव द एनर्जी बैरियर्स। बेसिकली वो एनर्जी बैरियर्स थे जो सबस्ट्रेट के हिस्से की एनर्जी भी कंज्यूम करते जा रहे थे, जिससे रिएक्शन रेट स्लो था और उसकी वजह से ही बहुत देर से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे ही एंजाइम आए उन्होंने एनर्जी बैरियर्स को रिमूव कर दिया, जिससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई, और इसी को हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज द लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो आंसर है अल्फा एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? अब ये दोनों बेसिकली आप लोगों को इन चार ऑप्शंस में से किसकी टाइप मिल रही हैं? बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ जी रिवर्सिबल इनहिबिशन, यानी कॉम्पिटिटिव कहें या नॉन कॉम्पिटिटिव कहें, बोथ ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दैट्स व्हाई आंसर अल्फा नहीं हो सकता। चार्ली फीडबैक इनहिबिशन या डेल्टा नॉन रिवर्सिबल भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ये अब आप लोगों को एक छोटा सा जो चार्ट नजर आ रहा है उसके अंदर रिवर्सिबल इनहिबिशन की 3 टाइप्स आपको बताई गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जी आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपकी बुक ने आपको 2 बताई हुई हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इसमें अब तीसरी बात भी आप याद रख सकते हैं, अगर कहीं ऑप्शंस में लिखा हो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में तो डिफरेंस आपको पता है जी। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग साइट पर अटैच होते हैं, इन अदर वर्ड्स एक्टिव साइट पर, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो अदर देन एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं, जिससे जो एक्टिव साइट की शेप है वो चेंज हो जाती है टेम्पोरेरली और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं हो पाता। लेकिन जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसमें सबस्ट्रेट के साथ ही इनहिबिटर अटैच होता है, यानी दोनों एक ही वक्त में साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जबकि बाकी केसेस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि अगर सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर तो इनहिबिटर अटैच नहीं होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है वहां पर इनहिबिटर अटैच नहीं होगा, और अनकॉम्पिटिटिव में एक ही जगह पर यानी एक्टिव साइट के ऊपर ही ये दोनों अटैच हो जाएंगे। तो ये भी छोटी सी बात आपने माइंड में रख लेनी है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज आल्सो द टाइप ऑफ रिवर्सिबल, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब स्टूडेंट ऑफ, अब देखिए काफी लंबा सा ये पैराग्राफ है तो डेफिनेटली इसमें बात तो छोटी सी होगी, लेकिन इसको जरा समझ के जल्दी से पढ़ना जरूरी होता है। स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इंगल्फ्ड द टॉक्सिक कंपाउंड ए व्हिच वाज अ पोटेंट इनहिबिटर। ये तो हमें पता चल गया
कि जो ए कंपाउंड जो उसने गलती से इंगल्फ कर लिया था वो इनहिबिटर था। सो नेक्स्ट उसने आपको इसमें बताया हुआ ही वाज इमीडिएटली ब्रॉट टू हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर इंजेक्टेड इंट्रावेनसली सबस्ट्रेट उन्होंने ऐड किया बी टू मिनिमाइज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंपाउंड ए। His life was saved from the serious damages. The treatment method shows that compound A was a dash inhibitor. अब इससे हमें थोड़ा सा जो बात माइंड में आई वो यही कि हमने जब बी सबस्ट्रेट को ऐड किया था तो फिर वो इसका मतलब एक्शन खत्म हो गया था इनहिबिटर का। तो कौन है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जो न्यूट्रलाइज कर देता है द एक्शन ऑफ इनहिबिटर। तो इन चार ऑप्शंस में से कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल या नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल या टेम्परेचर सेंसिटिव, तो आंसर सिंपली अल्फा कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल है तो वो डेफिनेटली उतर गया। और कॉम्पिटिटिव किसका था, सबस्ट्रेट का। तो जैसे ही हमने सबस्ट्रेट ऐड किया यानी इसका मतलब जो ए कंपाउंड था वो इनहिबिटर था, और जैसे ही हमने बी सबस्ट्रेट ऐड किया तो ए की जो एक्शन था या उसका जो इफेक्ट था वो एक्टिविटी खत्म हो गई। तो दैट्स वाई ये कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर था, जिसकी वजह से ये जो बी है उसने उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट we can neutralize the action of competitive inhibitor which is one of the type of reversible। तो अल्फा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, the enzymes required for Krebs cycle are found in। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमें ये तो पता होता है कि जो रेस्पिरेशन के एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में अगर क्रेब्स साइकिल की बात की जाए तो क्या वो F1 पार्टिकल है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है या मैट्रिक्स है। अभी आपको 7 माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली ये क्रेब्स साइकिल आपको मैट्रिक्स में होता नजर आ रहा है। और वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इट हैपेंस या इट अकर्स इन mitochondrial matrix, so answer is the delta option, matrix। Question number 5, if molecule can bind to another site of the enzyme rather than the true active site, it is referred as। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच हो तो डेफिनेटली वो सबस्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो इनहिबिटर होगा। लेकिन क्या वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन हम उसको बोलेंगे, या नॉन कॉम्पिटिटिव या इरिवर्सिबल, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ही शो करते हैं। लेकिन बेसिकली अब आप लोगों को पूछा गया मॉलिक्यूल के बारे में, आपको कहा गया कि बाइंड टू द एंजाइम rather than other active site, it is referred as, so that will be called as allosteric inhibition। सो इसका ही हम लोग राइट आंसर जो लेंगे वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन लेंगे। हालांकि बेस्ट ऑप्शन चार्ली भी हो सकता था, लेकिन बेसिकली आपको इनहिबिटर नहीं पूछा गया, आपको कहा गया है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। सो इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइट सो इट इज रेफर्ड, बल्कि मॉलिक्यूल का ही पूछा गया थी, हम लोग आंसर लेंगे चार्ली ऑप्शन। लेकिन अगर प्रोसेस पूछा जाता है, ये मैं थोड़ी सी बात दोबारा क्लियर कर दूं कि ऐसे एंजाइम जिनके साथ कोई आकर चीज अटैच हो और उनकी शेप में रिवर्सिबल चेंज आए और वो चीज उतर जाए तो वो दोबारा से उसकी शेप वही हो जाए, जैसे इंड्यूस फिट मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। और ये जो इनहिबिशन होती है ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन नो डाउट जरूर होती है, बट आपको क्योंकि मॉलिक्यूल पूछा गया है तो इसलिए आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एंजाइम रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर है जी क्या इन चार ऑप्शंस में से गोल्गी ऑपरेटर्स, नो, सेल साइटोप्लाज्म, यस, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल एरिया, सो दैट्स व्हाई आंसर इज द बीटा ऑप्शन, सेल साइटोप्लाज्म। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और डेल्टा ऑप्शन मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, a non-protein part essential for proper and essential functioning of enzyme, तो जनरल टर्म पूछी गई है, तो इन जनरल टर्म में से चार में से आंसर डेफिनेटली क्या है हमारे पास, बीटा ऑप्शन, कोफैक्टर जब आपको पता नहीं एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर पाएंगे, और ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को अपना जो काम है जी वो करने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है। बीटा ऑप्शन इज द आंसर, कोफैक्टर इज द essential part, या it is the part which is essentially needed by the enzyme for its activity। Question number 8, the temperature that promotes the maximum activity of enzyme is referred as। अब उसको हम लोग सिंपली बात है विदाउट वेस्टिंग टाइम बीटा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, that will be optimum temperature। जैसे अब आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है, तो आपको जो जहां पर मैक्सिमम कोई भी एंजाइम अपना एक्शन करता नजर आए जिस टेम्परेचर पर, हम उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं बजाय के फिक्स, कंट्रोल या एक्टिव कहने के। क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम्स हैज व्हाट इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। सो वो एंड प्रोडक्ट पर कोई एक्शन नहीं करते,
सर या सिंपली बात चार्ली आंसर नो इफेक्ट। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट पर कर सकते हैं? यस। वो कौन सी वाली प्रोडक्ट्स पर? जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एंजाइम चेन का टॉपिक आपने पढ़ा होता है, तो उसमें हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के बाद जब दूसरे के हवाले करता है तो डेफिनेटली एंजाइम फिर एक्शन तो प्रोडक्ट पे कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए वो उस टाइम सबस्ट्रेट होता है। तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन एंड प्रोडक्ट जब बन जाती है तो डेफिनेटली रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो अब एंजाइम किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई दे हैव नो इफेक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लॉक एंड की मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल, क्योंकि ये जो स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की है उसको उसने एक्सप्लेन किया था। सो कॉशलर ने किया था, या एमएल फिशर ने, या डीचेफ ने, या ड्रेक ने? तो इसका आंसर है जी हमारे पास एमएल फिशर। उसने ये किया था काम 1894 में, उसने जैसे लिखा हुआ जी लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी। सो ये जो है वो एमएल फिशर ने, और उसी के ऊपर उसको फिर नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था, और उसकी और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बात उसने एंजाइम के हवाले से डिस्कवर की थी। लॉक एंड की मॉडल, एंजाइम्स आर रिजिड इन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द इनहिबिटर्स व्हिच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। अभी हम बात कर चुके हैं पीछे जी, बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। तो वो कौन से वाले हैं? वो है अल्फा ऑप्शन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल एंजाइम्स जितने भी हैं, अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी आसान इसका आंसर। डेल्टा ऑप्शन, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स होते हैं लेकिन फाइब्रस नहीं होते। ग्लोब्यूलर इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, विच आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 13, the reactants on which enzyme works, वो सिंपली बात है सबस्ट्रेट कहलाएंगे। the reactants कह लें उनको, substances कह लें, on which enzymes act, they are known as substrate. Question number 14, which one of the following comprises of inorganic ions? क्या वो कोएंजाइम्स हैं, एक्टिवेटर्स हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप हैं, या एपोएंजाइम्स हैं? बेसिकली कोफैक्टर की अब हमारे पास ये साथ आपको चार्ट नजर आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसमें। एक हम लोग एक आउटलाइन ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें कोफैक्टर इसेंशियल आयंस भी हो सकते हैं, और इसेंशियल आयंस जो होते हैं वो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। आपकी बुक ने सिर्फ एक का बताया हुआ है, एक्टिवेटर मेटल आयंस। जो एक्टिवेटर मेटल आयंस हैं दे आर डिटैचेबल, लूजली बाउंडेड होते हैं। जबकि दूसरी बात भी याद रख लें कि आयंस के अंदर मेटल आयंस ऑफ मेटालो एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो कि टाइटली बाउंडेड होते हैं। सो इस वजह से सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप ही टाइटली बाउंडेड नहीं होता, बल्कि कुछ मेटल आयंस भी होते हैं जो मेटल एंजाइम्स के साथ जब अटैच होते हैं तो वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। नॉर्मली हम लोग मेटल आयंस को इनऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में, लूजली अटैच फॉर्म में देखेंगे, और उसका आंसर है बीटा ऑप्शन, एक्टिवेटर्स। बाकी जो कोएंजाइम्स हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड लूजली बाउंडेड। प्रोस्टैटिक ग्रुप इज आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर एंड टाइटली बाउंडेड। तो अगर आपको कभी कहीं पर ये वाली बात पूछ ली गई कि इनऑर्गेनिक एंड टाइटली बाउंडेड, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? मेटल आयंस ऑफ मेटालो एंजाइम्स। लेकिन अभी आंसर क्या है? बीटा ऑप्शन, एक्टिवेटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, enzyme required magnesium ions to catalyze the substrate, the magnesium is best identified as, अभी हमने देख लिया कि ये एक्टिवेटर की टाइप है, बीटा ऑप्शन इसका आंसर होगा, एक्टिवेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है जिसमें एक इनहिबिटर दिखाया हुआ है, और वो अब डेफिनेटली वहां पर अटैच नहीं होगा जहां सबस्ट्रेट जुड़ा होगा, क्योंकि इसकी शेप सबस्ट्रेट से डिफरेंट है। तो ये अटैच तो हो जाता है एंजाइम्स के साथ अदर देन एक्टिव साइट। तो इनमें से कौन होगा? द फिगर रिप्रेजेंट डैश इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, इरिवर्सिबल, आइसोस्टेरिक। तो इसका आंसर है जी अल्फा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड। और मैंने जैसे अभी पीछे आपको बताया कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर ऐसा होता है। तो हमारे पास जी चार ऑप्शंस हैं, अल्फा ही इसका आंसर है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसमें टेम्परेरीली चेंज आता है एंजाइम की शेप के अंदर, जैसे अब आप लोगों को ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। सो क्विकली अंडरस्टैंड कर लें कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप देखें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच होगा, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जब वो जो है वो टेम्परेरी अपनी शेप को चेंज करेगा, और उसके बाद फिर जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के उतर जाएगा तो फिर उसकी वही शक्ल दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा, इंड्यूस्ड मॉडल। और ये भी याद रख लें दोबारा से कि ऐसे एंजाइम्स को एलोस्टेरिक एंजाइम्स का नाम देते हैं जिनकी शेप में रिवर्सिबल चेंज आता है व्हेन कंट्रोल सब्सटेंसेस आर अटैच्ड विद द एंजाइम, जिसमें सबस्ट्रेट भी हो सकता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी हो सकता है जो उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये चार ग्राफ ये आपके सामने बने हुए हैं,
सो पीएच की वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू दिखाई गई है अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में। तो क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन इज अफेक्टेड बाय पीएच। सो इसका मतलब हमें देखना है कि इसमें से पेप्सिन का जो ग्राफ है वो कौन से वाला है। अगर आप आपको याद हो तो पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच है 2। अब पहले ग्राफ के अंदर जो हमें पीक नजर आ रही है हाईएस्ट रेट की वो 4 और 6 के दरमियान में है, तो डेफिनेटली ये पेप्सिन नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है ये 4.5 है तो सुपरेज हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी कोई होगा, लेकिन ये पेप्सिन नहीं। तो इसी तरह से जब आप लोग बी ग्राफ में जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको अगेन 4 और 6 के दरमियान में पीक नजर आ रही है, तो ये भी पेप्सिन नहीं है। और जो तीसरा है वो आपको पीक नजर आ रही है 6.8, ऑलमोस्ट 8 के करीब, तो जो अमाइलेज है ये उसकी होती है। और लास्ट जो ग्राफ था, तो इसका मतलब अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से हमारे पास पेप्सिन का जो ग्राफ है वो कौन से वाला है, वो है डेल्टा ऑप्शन, दैट इज वेयर द ऑप्टिमम पीएच इज ऑलमोस्ट 2 और 2 पॉइंट समथिंग। सो 2 और 4 के दरमियान में जो पीक नजर आ रही है ये पेप्सिन की है। क्वेश्चन नंबर 19, which molecular structure of enzyme is essential for the activity of enzyme। ये भी ये जी आप लोगों को पीछे मैं बता चुका हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंजाइम्स के हवाले से वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। वैसे ये क्वाटनरी भी समटाइम हो सकते हैं अगर एक से ज्यादा चेन्स के ये बने हो और ग्लोबुलर शेप हो, लेकिन मोस्टली जो आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर मिलता है वो डेल्टा ऑप्शन है जी, टर्शियरी स्ट्रक्चर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर and essential for activity of enzyme। Question number 20, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट्स बेस्ट एट पीएच। अभी हमने बात की ग्राफ, अभी हमने देखा, तो आंसर इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देंगे चार्ली ऑप्शन, 2 pH is the optimum pH for pepsin। Question number 21, which one of the following is an example of competitive इनहिबिटर। अभी आपकी बुक के अंदर बकायदा उसने जो इनहिबिटर का टॉपिक है उसके नीचे एक पूरा रिएक्शन दिखाया हुआ है, जिसमें आप लोगों को ये अब साथ जो मैं दिखा रहा हूँ जी, मेलोनिक एसिड एज कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता नजर आएगा, जिसमें सबस्ट्रेट कौन सा होता है, सक्सिनिक एसिड, और उसमें 4 कार्बन होती हैं, शेप उसकी मिलती जुलती होती है मेलोनिक एसिड से, लेकिन सबस्ट्रेट में 4 हैं, सक्सिनिक एसिड के अंदर कार्बन इसमें 3 हैं, तो इसलिए सेम स्ट्रक्चर नहीं है, शेप उसकी मिलती जुलती है। तो एक्टिव साइट के अंदर ये भी आकर अटैच हो सकता है, और अगर ये अटैच हुआ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी, और अगर सक्सिनिक एसिड एज अ सबस्ट्रेट अटैच हुआ तो फिर प्रोडक्ट बनेगी बीटा ऑप्शन फ्यूमारेट। तो अभी हमारे पास आंसर क्या था कि कौन इनमें से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो डेल्टा इज द आंसर, मेलोनेट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, फ्यूमारेट इज द प्रोडक्ट, सक्सिनिक एसिड इज द सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। क्या वो प्रोटीन से डिराइव किए जाते हैं? नो, क्योंकि वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, मेटल आयन से या विटामिन से, तो इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन, विटामिन्स आर द कंपाउंड्स फ्रॉम वेयर कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड। अभी आपको साथ चार्ट के अंदर थोड़ी सी या जो टेबल है इसके अंदर एक दो बातें और इंफॉर्मेशन के तौर पर नजर आ रही हैं, वो भी आप याद रख लें कि विटामिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोएंजाइम सिंथेसिस एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। दूसरी बात, मोस्ट vitamins must be enzymatically transferred to transform to the coenzyme। ये भी बात ध्यान में रख लें कि विटामिन्स कोएंजाइम्स में चेंज होंगे, वो भी किसकी मदद से, एंजाइम्स ही की मदद से। सो डेफिसिट ऑफ विटामिन अगर ये कम हो गए आपकी बॉडी में, तो एज अ रिजल्ट कोरेस्पोंडेंट कोएंजाइम रिजल्ट्स इन द डिजीज। सो उससे कोई ना कोई बीमारी भी हो सकती है क्योंकि एंजाइम वर्किंग नहीं करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 23, the competitive inhibitors have structural similarity with आसान सा क्वेश्चन, आसान सा आंसर, चार्ली ऑप्शन, सबस्ट्रेट के साथ इसका कंपटीशन होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, ना ही एक्टिव साइट के साथ या बाइंडिंग साइट के साथ, ना कोएंजाइम। अगर पूछा होता कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स शो कंपटीशन विद सबस्ट्रेट फॉर, तो फिर इसका आंसर होता है अल्फा एक्टिव साइट। तो इस तरह स्टेटमेंट समटाइम चेंज करके आएगी, तो आप लोगों को गौर से स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। Question number 24, which one of the following is the optimum pH of pancreatic lipase। जो टेबल बना हुआ है ये आपकी बुक के अंदर pH का, वो आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि समटाइम एंजाइम बताकर pH पूछी जाती है, समटाइम pH बताकर एंजाइम पूछा जाता है। जैसे लाइपेज एंजाइम बताकर आपको pH पूछी गई, तो आंसर इज चार्ली ऑप्शन 9, ये अल्कलाइन pH में यानी बेसिक pH में बेस्ट वर्किंग करता है, तो आंसर इज चार्ली ऑप्शन 9 pH। Question number 25, a cofactor tightly bound to the enzyme on the permanent basis। अगर ये permanent basis पर अटैच हो गया तो हम इसको फिर क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम चार्ली इज द आंसर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो ये टाइटली बाउंडेड कोफैक्टर को डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है, नाम दिया जाता है। और पीछे मैंने बता दिया कि अगर कोई और टाइटली बाउंडेड होगा तो वो मेटल आयंस होंगे फॉर मेटल एंजाइम्स, मेटालो एंजाइम्स के लिए,
जो मेटल आयंस है वो भी टाइटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन अभी हमारे पास आंसर है जी डेफिनेटली प्रोस्टैटिक ग्रुप। Question number 26. The view that active site of an enzyme is flexible and when a substrate combines with it causes changes in the enzyme structure is known as. Definitely again आंसर है जी हमारे पास चार ऑप्शन इंड्यूस फिट मॉडल की बात हो रही है, जिसमें एंजाइम के साथ आकर उसका इनहिबिटर जो उसका सबस्ट्रेट है जब वो अटैच होता है तो वो फिर उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. The type of inhibition in which inhibitor has no structural similarity to substrate. इसका मतलब कॉम्पिटिटिव वाली बात तो निकल गई। एंड combines with enzyme at other than active site, बात हो चुकी है पहले भी। That is चार्ली ऑप्शन नॉन कॉम्पिटिटिव inhibitor या नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल inhibition. So इसका आंसर है चार्ली ऑप्शन, that is the right answer. Question number 28. The inhibitors that bind tightly and permanently to enzyme and destroy their globular structure. जब वो टाइटली और परमानेंटली कह दिया हमने तो वहीं पे बात क्लियर हो गई कि क्या वो रिवर्सिबल होगा, नो। तो इसका आंसर है बीटा ऑप्शन इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपकी बुक ने आपको दी हुई है कि जब वो टाइटली और परमानेंटली आकर बाइंड करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कैसे, अब ये मैं थोड़ा सा आपको अगेन डायग्राम में ये बात भी समझा दूं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में ये डायग्राम बनी हुई है। जब वो आकर अटैच होंगे तो वो बकायदा कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे एंजाइम के साथ। तो लिखा हुआ है बाइंड्स टू एंजाइम इरिवर्सिबली थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। तो दैट्स व्हाई ये अटैचमेंट परमानेंट अटैचमेंट हो जाती है और उससे एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है और अल्टीमेटली उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, जिसको हम डीनेचुरेशन का नाम देते हैं। तो यूं हम लोग उसको कहते हैं कि उसने डिस्ट्रॉय कर दिया एंजाइम्स को। तो ये आंसर था इरिवर्सिबल इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 29. एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, वही जो नीचे इनहिबिटर्स के टॉपिक के बाद आपकी बुक में एक रिएक्शन दिखाया हुआ है उसके बारे में दोबारा बात पूछी गई है। एंजाइम का नाम है जी सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, जो उसकी ऑक्सीडेशन करेगा, डिहाइड्रोजनेशन करेगा किसकी, सक्सीनिक एसिड की। सो ये जब करेगा तो सक्सीनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे हमने अभी बात की है कि डेल्टा ऑप्शन प्रोडक्ट उसकी क्या होगी फिर फ्यूमारेट, जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. एंजाइम्स इंक्रीज द रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, ये शुरू का क्वेश्चन था जो हमने पहले भी देख लिया कि वो डिक्रीज कर देते हैं, लो कर देते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 31. एन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट इन द एंजाइम, उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं, जो कि आपको बीटा ऑप्शन पे लिखा नजर आ रहा है। सो एक्टिव साइट इज द राइट आंसर। बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट अलग अलग से रीजन जरूर हैं, बट ये दरमियान में जो खाली जगह इनकी होती है उसी को हम एक्टिव साइट कहते हैं और वहीं पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 32. मोस्ट मॉडर्न मॉडल अबाउट एंजाइम एक्शन इज कार्ड, दो ही मॉडल है एंजाइम एक्शन के, एक लॉक एंड की मॉडल है, एक इंड्यूस फिट मॉडल है। तो इसलिए इसका आंसर होगा मोस्ट मॉडर्न जो मॉडल है जो बाद में पेश हुआ था, दैट वाज चार्ली ऑप्शन, इंड्यूस फिट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 33. Which of the statements regarding enzyme is false? एंजाइम्स के बारे में गलत बात हमें ढूंढनी है, तो सही बातें तीन ढूंढने, चौथी बात गलत होगी। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, यहीं पे गलत पता चल गया कि एंजाइम्स तो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते। बाकी जो दो ऑप्शंस हैं, एंजाइम लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा एंजाइम मे बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स, डेफिनेटली ये दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज क्योंकि वो अपने आप को उसमें इस्तेमाल नहीं होने देते प्रोसेस के अंदर। सो दैट्स व्हाई हम उन्हीं को बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, जो गलत लिखा हुआ था, वो स्पेसिफिक होते हैं, नॉन स्पेसिफिक नहीं होते। 34. The relationship between an enzyme and a reactant molecule can best be described as, हम इस रिलेशनशिप को इनमें से कैसे डिस्क्राइब करेंगे? टेम्परेरी एसोसिएशन होती है एंजाइम और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, यस, यही इसका आंसर है। तो जब इस तरह से आप लोगों को 100% श्योर है कि ये अल्फा आंसर है, तो क्योंकि लंबी लंबी सी स्टेटमेंट्स हैं बीटा चार्ली डेल्टा, तो हम ना भी पढ़ें तो डेफिनेटली हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के समझा देता हूँ। ये एसोसिएशन स्टेबलाइज्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, नो, ये कोवलेंट बॉन्ड होता तो वो सबस्ट्रेट कभी भी उसके साथ से डिटैच ना हो पाता। चार्ली 1 in which enzyme is changed permanently, no, अगर चेंज आता भी है तो टेम्पररी आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, लेकिन परमानेंटली नहीं आता और परमानेंट एसोसिएशन वैसे भी ये नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35. काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। लेकिन अब देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब आपके पास ऑप्शंस में दो ऐसे ऑप्शंस आ जाएं जो कि आपको लगे कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है,
जैसे अल्फा तो आंसर नहीं है, बीटा भी नहीं है, प्रोडक्ट्स भी नहीं, हम उसको बोल सकते। तो जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, चार्ली ऑप्शन, रिएक्टेंट्स भी हम उनको बोलते हैं, डेल्टा सबस्ट्रेट्स भी कहते हैं। लेकिन अब देखें डेफिनेटली हमारे पास बोथ बी एंड सी इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। और ये ज़हन में रख लें कि जब आपको एक से ज्यादा आंसर्स नजर आ रहे हो तो एक तो हमें जाना है बेस्ट ऑप्शन की तरफ, दूसरा अपनी बुक की स्टेटमेंट की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाज़ औक़ात वो बेस्ट ऑप्शन तो होता है लेकिन बुक की स्टेटमेंट कुछ और होती है। तो इसलिए हमने बुक की स्टेटमेंट को भी माइंड में रखना होता है, बेस्ट ऑप्शन को भी देखना होता है। तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। सबस्ट्रेट्स ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। सो हालांकि सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स ही होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन आएगा वो डेल्टा ऑप्शन आएगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, सो जिसके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द पीएच एट विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी। डेफिनेटली वो टेम्परेचर की तरह ऑप्टिमम पीएच कहलाएगी। जैसे कि ग्राफ में अब आपको नजर आ रहा है। एक और छोटी सी बात, कि टेम्परेचर की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो एक ऑर्गेनिज्म के सारे एंजाइम के लिए सेम होती है, बट जो ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू एक ऑर्गेनिज्म के सारे एंजाइम्स हैं उनके लिए हमेशा हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होती है। दूसरी बात, जब पीएच को आप चेंज करते हैं, चाहे ऑप्टिमम लेवल से कम करें, जैसे अब आपको ग्राफ में नजर आ रहा है, चाहे ऑप्टिमम लेवल से बढ़ाएं, तो हमेशा रेट डिक्रीज होगा। जबकि टेम्परेचर के केस में जब तक हम ऑप्टिमम अचीव नहीं कर लेते तब तक बढ़ाने से रेट बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम वैल्यू आती है और उससे आगे जाते हैं तो फिर रेट कम होना शुरू होता है। तो इसलिए मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर फॉर एंजाइम जो कौन है वो है पीएच। तो ऑप्टिमम पीएच इज द वैल्यू वेयर दे शो मैक्सिमम, और ये नैरो रेंज होती है जिसकी वजह से मैंने बोला कि दैट इज द मोस्ट sensitive factor for enzyme activity. Question number 37, state in which substrate molecules do not find any free active site. अब उसको क्या कहेंगे, क्या उसको डिनेचुरेशन, एक्टिवेशन, सैचुरेशन या इनसैचुरेशन? बेसिकली सैचुरेशन उसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो जाती हैं और एंजाइम के साथ मजीद कोई यानी कि सबस्ट्रेट मजीद बढ़ाने से फायदा कोई नहीं होता, सबस्ट्रेट अटैच होने के लिए उसको जगह ही नहीं चाहिए, तो दैट्स व्हाई यानी जगह ही नहीं है उसके पास, तो इसलिए इसका आंसर क्या था जी, सैचुरेशन। दैट इज द कंडीशन व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्युपाइड एंड एंजाइम्स आर फुली सैचुरेटेड, so cannot be attached substrate anymore. Question number 38, which one of the following is the optimum pH for salivary amylase? अगेन वो चार्ट आपकी मदद करेगा जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो इसका आंसर है जी अल्फा 6.8 इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर सैलिवरी अमाइलेज। अगर पैंक्रियाटिक पूछा जाएगा तो उसका कुछ और है, और इसका आंसर है जी 6.8। Question number 39, the enzymes which carry out the synthesis of dash are integral part of the ribosome. Definitely ribosome को एक ही काम आता है कि they are always involved in the formation of proteins, in the synthesis of proteins. जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो क्योंकि गोल्जी बॉडीज ने बनाना होता है तो उसको हम इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए इसका आंसर है जी डेल्टा ऑप्शन, प्रोटीन्स। लास्ट क्वेश्चन, सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्टिवेटर एक्सेप्ट। क्या मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर नहीं है, एफएडी नहीं है, कॉपर नहीं है या जिंक नहीं है? तो डेफिनेटली एक्टिवेटर हम मेटल आयंस को बोलते हैं, और इसमें से कौन मेटल आयन नहीं है? बीटा ऑप्शन एफएडी। अब आप उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी साथ देख लें, एक दो बातें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। एफएडी इज एन एब्रिविएशन ऑफ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसमें जो फ्लेविन का वर्ड बोला गया वो क्यों, क्योंकि इसके साथ जो एडीपी होता है इसमें स्पेशली राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 इसके साथ आकर अटैच होता है, जिसकी वजह से इसका नाम हम रख देते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो वैसे आपको नजर आ रहा है नीचे जी स्ट्रक्चर, ये एक एटीपी का स्ट्रक्चर है। सो एडेनिन आकर अटैच होगा, बल्कि एटीपी का नहीं, एडीपी का। तो दो एटीपी जो है, दो फॉस्फेट अटैच होंगे, ये एडीपी हो गया, और उसी एडीपी के साथ ये आकर लग गया कौन, राइबोफ्लेविन, और पूरा स्ट्रक्चर फिर क्या बन गया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, व्हिच इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम, क्योंकि विटामिन्स हमेशा कोएंजाइम्स की तरफ लेकर जाते हैं, कोफैक्टर्स को। सो दिस इज नॉट एन एक्टिवेटर बट इट इज अ कोएंजाइम। ये था जी ऑल अबाउट एंजाइम की डिस्कशन। उम्मीद आप लोगों की काफी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोग फिर इसको देखते रहिए, मेरे साथ अटैच रहिए। इंशाल्लाह आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें बाकी के टेस्ट को भी जल्दी से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।